इन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस महान यज्ञ में, इसकी शुरुआत में ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे भी चुना कि मैं इसमें मेरा कुछ भी सहयोग योगदान कर सकूं। और निश्चित रूप से हम सबको भी चुना है, जो आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस 145 करोड़ जनसंख्या वाले देश में से अगर 100-150 लोगों के भी मन में यह विचार आया है, और भी बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार होगा, लेकिन जो आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर, प्रकृति हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं कि हम अपने और नागरिकों को, इस देश के लोगों को संविधान के बारे में ठीक तरीके से जानें, ताकि वे संविधान के प्रति श्रद्धा उनके मन में स्वाभाविक रूप से जन्मे। तो आज जब हम यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी ईश्वरीय प्रेरणा के तहत आए हैं, क्योंकि आप सब लोग भी अपने अपने निजी कार्यों में पूर्णतः व्यस्त होंगे, मैं समझता हूँ। लेकिन आपने जो समय निकाला है, निपुण जी के आग्रह पर निकाला है, हम सब के आग्रह पर आपने निकाला है समय, हम सबको गौरवान्वित किया है। विशेषकर से जो हमारे मुख्य अतिथि और जो मंच पर विराजमान सभी लोग हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त भी करता हूं कि उन्होंने इस मंच को सशक्त बनाने के लिए, इस मंच को सहयोग और अपना प्रेम देने के लिए जो अपना समय निकाला और यहाँ आए और हम सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके साथ ही एक महती अपेक्षा प्रकृति की, ईश्वर की, इस देश के आने वाले भविष्य की हम सब से है। तो हम अपना यथासंभव योगदान देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इस संगठन को आगे बढ़ाएं, और जन जन के मन में संविधान के प्रति पूरी जागरूकता हो और उसी से भारत सशक्त बने। इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ पर उपस्थित बहुत ही मान और आदर के योग्य मंच पर विराजमान हमारे सबके मार्गदर्शक भी और हम सबको प्रेरणा देने वाले भी, इस तरह ही अगर हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो हम ज़रूर भारत माता के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ बड़ा करने की तरफ पल पल अग्रसर रहेंगे। आज यहाँ आप सभी उपस्थित हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम सब राष्ट्रवादी ज़रूर हैं, मेरा ये मानना है। और ऐसा होना ही ये बता देता है कि 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को विकसित देश बनाने का एक सपना लिया है, तो उसको पूरा करने में हम सब लोग बूंद बूंद से घड़ा भरने में अपने प्रयास जारी रखेंगे। भाई निपुण जी ने इस कारवां को जब शुरू किया होगा तो सोचा होगा कि पता नहीं ये कैसे होगा, क्यों होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई साहब आपके मार्गदर्शन में, कन्हैया भाई साहब जी, आप सबके मार्गदर्शन में यहाँ पर जो मंच पे बैठे एक गुलदस्ता है पर्यावरण को लेकर के, देश के प्रति समर्पण, आप एक एक चीज़ को, एक एक आए हुए हमारे अतिथिगण को देखें तो कोई ना कोई किसी न किसी ऐसी फील्ड से आया है जो देश को कुछ देने के लिए बैठे हैं, और यहाँ हमारी सबकी मौजूदगी दिखाती है। मैं एक महिला होने के नाते अपनी बहनों को ज़रूर ये कहना चाहूँगी, और बेटियाँ भी यहाँ आई हुई हैं, कोई अभी पढ़ाई कर रही है, कोई ना कोई अपने रोज़गार में, कोई नौकरी पर हैं, कोई व्यापार कर रही हैं, और एक हमारी बहन सुंदरी भी आई हुई हैं जिन्होंने सुंदरता में अपना लोहा मनवाया है। तो हम कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मैं ये मानती हूँ, ये सच में लिखा गया है कि किसी भी इंसान की पहली शिक्षक और पहली पोषक, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, वो एक माँ होती है। तो इस माँ होने के नाते, नारी होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि संविधान की बात आए, अभी हमारे बहुत ही बड़े गुरुजी जो वो बातें करके गए कि धर्म ऊपर, देखिए हम धर्म, ये धर्म, वो धर्म, धर्म मतलब अगर जल अपना धर्म बदल दे
तो क्या हम जी पाएंगे? सूर्य अपना धर्म बदल दे तो क्या वो हम जी पाएंगे? किसी भी चीज का धर्म कुछ देने का होना चाहिए। धर्म मतलब जो मैं समझती हूँ देना, यानी कि इतने सारे अधिकारों की हमारे पास लिस्ट होती है, लेकिन कर्तव्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हम धर्म और जितना भी संविधान को लेकर के अगर सोचते हैं या जीवन को लेकर के सोचते हैं, तो मेरा अपना एक नज़रिया ये है कि हम उसमें कर्तव्य के प्रति भी ज़्यादा जागरूक रहें। हमारे जो भी कर्तव्य हैं सुबह से लेकर के शाम को सोने तक, अगर हम अपने अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्य पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है एक एक नागरिक को उसका अधिकार जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। और माँ के कर्तव्य थोड़े से ज़्यादा होते हैं, नारी के कर्तव्य ज़्यादा होते हैं, इसीलिए भारत के पिता नहीं भारत की माता को पूजा जाता है। समय बहुत कम है इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सब हमारी एक प्रार्थना करने पर, निपुण भाई जी की प्रार्थना करने पर आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए, और साथ साथ मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि इसमें आप सब लोगों से हमें जो सीखने को मिला, इसी तरीके से हम ये संगोष्ठियाँ करते रहें और ज़रूर देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकसित करने में अपना योगदान जरूर दें। इसी तरीके से देश ज़रूर एक दिन विकसित भारत बनेगा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंदुस्तान। मैं बस 2 मिनट और लूँगा, मुझे पता है कि सबका समय भी हो रहा है, कुछ की ट्रेन है, कुछ की वो बातें हैं। हमारे बीच में शर्मा जी हमारे जो साइंटिस्ट हैं और नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी में रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट वो भी विज्ञान और संविधान के ऊपर अपनी बात रखें। भाई साहब। नमस्कार सभी को, मंचाधीन हमारे साथी और आप सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में कार्यरत था, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ 2013 में। मुझे भाषण देना नहीं आता, ये आप पहले सोच लीजिए। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ आपके आगे। क्वेश्चन है मेरे माइंड में जब भी हम देखते हैं अपने आसपास में कि हमारे देश तभी ठीक रहता है जब उसके अंदर दुश्मन ना हो। आप तभी आराम से रह सकते हैं जब आपका पड़ोसी आपको तंग ना करे, आपका सिस्टम आपको तंग ना करे, आपके घर में जो बच्चे हैं या मेंबर हैं उनको कोई मिसगाइड ना करे। सबसे बड़ी बात यह है, तभी देश तरक्की करता है, तभी वो आगे जा सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश में जितने दुश्मन अंदर हैं, जितने बाहर हैं, उससे कई गुना हमारे अंदर हैं। पढ़े लिखे भी हैं, दूसरे भी हैं, मिसगाइडेड हैं, धर्म के आधार, जाति के आधार। नेताओं को देखिए आप, कोई जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई धर्म को कर रहा है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। क्यों कर रहा है ये? किसकी गलती है? ये सिटीजन जो हम लोग हैं, जो भारत की पॉपुलेशन है, जो सनातन धर्म को ना मानने वाले तो यहाँ हैं, पर जो मानने वाले हैं वो भी तो गलती कर रहे हैं। हम किसको चुन के भेजते हैं? हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होती, हमारी भूखमरी ख़त्म नहीं हो रही। अभी भी 80 करोड़ लोगों को कहते हैं फ्री में अनाज दिया जा रहा है। दिया जा रहा है नहीं, 80 करोड़ है या नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, पर दिया तो जा रहा है ना। क्यों भूखमरी नहीं ख़त्म होती? हमारे देश में अनाज जो है वो सरप्लस है, क्यों नहीं पहुंचता वो लोगों के पास? क्यों नहीं हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते? अंदर के जो दुश्मन है वो क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? सबसे बड़ा मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो समाज है, जो लोग हैं, हम लोग, मैं भी उसी में हूँ, आप भी उसी में। आप किसको वोट देते हैं आपको यही पता नहीं है। बिहार से देख लीजिए, यूपी देख लो, अभी योगी जी से पहले वाला हाल क्या था। कश्मीर तो आपने देख रखा है, 5 लाख लोग अभी भी बाहर हैं, वो वापस जाने का उनका कुछ बन ही नहीं रहा है। वो डरते हैं वहाँ जाने से, क्योंकि आपने देख लिया सारी जड़ें जो है वो रूट प्रॉब्लम्स का जो एंटी नेशनल है वो सारे उधर को ही हैं। केरला की हालत आप देखिए, तमिलनाडु में भी उल्टा हो रहा है, बंगाल तो आप देख ही सकते हैं। 5 करोड़ लोग विदेशी आके यहाँ आ गए। कैसे आए वो? क्या हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पता नहीं होता? जो हमारे पड़ोस में रहता है, कोई बाहर से आता है, हमें पता नहीं होता? शहरों के शहर को, दिल्ली में देखिए आप, हज़ारों
की पॉपुलेशन में झुग्गियाँ 50 जगह यहाँ पर ऐसी झोपड़पट्टी बनी है। चाणक्यपुरी के बीच में, एम्बेसी के बीच में बनी है। गवर्नमेंट कॉलोनीज़ के बीच में देखिए आप कहाँ से आ जाते हैं वो, हमारे लोकल नेताओं की सह के ऊपर बनता है वो। हम गलत लोगों को चुन के भेजते हैं। 5 साल में एक दिन आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप प्रॉपर आदमी को चुनिए और तब उससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा होगा, किसी को अच्छे को चुना होगा, उसको वोट देंगे, तो अच्छा नहीं कर पाएगा तो बुरा भी तो नहीं करेगा वो। पर आप बुरे को चुन के देंगे, गुंडे बदमाश हैं, बहन बेटियों की इज्जत भी सेफ नहीं है हमारे देश में। रात को हम डरते हैं, हमारी बेटियां अगर 10 बजे के बाद आती नहीं हैं घर में, 20 बार फ़ोन करते हैं। कितने केसेस यहाँ पे, एक निर्भया हुआ, उसके बाद कितने निर्भया हो गए, क्यों नहीं रुकते ये? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के स्पेशल कमेटी बैठी थी निर्भया के बाद में, उन्होंने कहा कि डीसीपी लेवल के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, और रात को पेट्रोलिंग करेंगे। 15 दिन चली, उसके बाद तो कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? किसने देखना है? ये जो नेता आपने चुने उन्होंने तो देखना है। आप गलत लोगों को बोलते हैं, वापस में मिल जाते हैं, वो भी करप्ट हो गया, वो भी करप्ट हो गया, दोनों मिल के खाते हैं, वो चीज़ हो गई। सब जानते हैं करप्शन है, कितने केसेस करप्शन के होते हैं। कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं तो साइंटिफिक डिपार्टमेंट से हूँ, वहाँ भी करप्शन है, वहाँ भी है, चाहे वो 5% है, 10% है, 20 होगी। एमसीडी जैसे हैं, हम कहते हैं वहाँ तो 90% करप्शन है। बिना पैसे के आप बिल्डिंग का एक स्लैब नहीं डाल सकते। 2 लाख रुपया लेता है वो एक स्लैब का, 100 गज का अगर स्लैब, एक स्टोरी आपने डालनी है। क्यों है ये? 75 साल हो गए हमें, हम कहाँ जा रहे हैं? कभी किसी ने सोचा? किसी नेता ने कहा? 65 या 4 में मैं हिमाचल को बिलोंग करता हूँ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। मंडी में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उनका भाषण सुना था हमने पहली बार। तो हम बचपन में थे, स्कूल में पढ़ते थे, 4वीं-5वीं में होंगे। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन वाले जो लोग हैं, अगर ये करप्शन छोड़ दे तो करप्शन खत्म हो सकती है। और वो बात बिल्कुल सच है। सबसे करोड़ों रुपए मिलते हैं, आपने देखा नहीं है? 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, चाहे कोई भी है। कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? पब्लिक को देखना है। एक दिन आपको अथॉरिटी मिलती है, कहते हैं ना डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? यू आर किंग फॉर 1 डे एंड फूल फॉर 5 ईयर्स। आप 5 साल बेवकूफ़ बने रहते हैं, पछताते हैं आप। क्या हालत? अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम भी तो बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा तो क्या होगा? माफिया बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। करप्शन के ऊपर ही तो टिका है सब कुछ। 80% करप्शन पे ऊपर टिक रहा है। अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे? योगी जी क्या करेंगे? हर घर में तो देख सकते कहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, कहाँ बम बन रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहे हैं। सबको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना धर्म, अभी हमारे स्वामी जी ने कहा कि धर्म जो है जोग्राफिकल एंटिटी है। ये जो क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई जहाँ से, वो वहाँ के लिए ठीक है, वो इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए सनातन धर्म ही ठीक है। सनातन धर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है, उसके ऊपर बिल्डिंग है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। हम मुस्लिम धर्म को नहीं बोल सकते कि वो हमारा फाउंडेशन है। सनातन धर्म, ये जोग्राफिकल एंटिटीज होती हैं जो भी धर्म होते हैं। धर्म और कर्म दोनों सोच के अगर हम करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो मैं सोचता हूँ शायद 5 साल में तो कम से कम हम काफ़ी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ नहीं बोलना चाहता मैं अभी, शायद इतना बोलना बहुत है, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें सामने आती हैं हमारे। धन्यवाद। नहीं सर, क्या बातें सुनने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन हमारा समय नहीं तो मन, आप इतना बड़ा अच्छा बता रहे थे आपने। और बिल्कुल सही कहा कि एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी में देखें तो हिंदू कुश पर्वत से लेके पपुआ न्यूगिनी तक जो भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट था वो यही था। मैं अंत में धीरज भाई से कहूँगा, उसके बाद 2 शब्द हम कन्हैया भाई साहब से कह के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आदरणीय मंच को नमन करता हूं और सभी मंचस्थ हमारे आदरणीय जो हैं उनको नमन करता हूं, और सभी हमारे जो यहाँ पे इतना वक्त दिया आप लोगों ने, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और 2 ही बात कहना चाहता हूं कि धर्म की जो डिफिनीशन है वो इतनी है कि धार्यति इति धर्म,
जो धारण करने योग्य जो गुण है, और उसका कोई इंग्लिश में रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसा कोई शब्द ही नहीं है अंग्रेजी के शब्द भाषा जो उसके जो भाषा में जो धर्म की व्याख्या कर सके। क्योंकि ये यहाँ से उत्पन्न ये विचार जो हम अपने आप में अगर ग्रहण कर लें तो जैसा स्वामी जी ने कहा कि वो सर्वव्यापी है, वो ऐसे नियम हैं जो हमेशा आपके विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं बिना दूसरे के लिए किसी तरह का संकट उत्पन्न किए हुए, और जो आपके अच्छे गुणों को हर ओर प्रशस्त करते हैं। और आप लोगों ने इतना ज़्यादा समय दिया और निपुण जी का ये एक इस तरह का पूरा कार्यक्रम जो सालों चला, और उसके संदर्भ में हम लोग ने भी जो भी हमारे तरफ से प्रयास रहा किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यही एक बात रखना चाहूँगा कि सशक्त रूप से हम फिर से अपनी राष्ट्र की उस अक्षुण्ण परंपरा को पूरे विश्व में किस तरह से व्याप्त करें, इसी का ये अभियान है। धन्यवाद। सत्यप्रकाश अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 ही मिनट में अपनी बात को रखें, क्योंकि हमारा समय जो है 6 बजे का था, उससे हम लोग आसपास ही पहुंच गए हैं। 5 मिनट रह गया है। सशक्त भारत के मंच पर उपस्थित सभी हमारे पूर्व योद्धा और जितने योद्धाओं का सम्मान यहाँ हुआ है, निपुण जी ने कराया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि योद्धा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम तो स्टूडेंट हैं। संविधान के बारे में जानकारी यहाँ बैठे हुए लोगों को या सभी को उस स्तर तक नहीं है जिस स्तर तक हो जानी चाहिए। निपुण मेरा बेटा है, शामली से आता है, इसके पिताजी मेरे दोस्त रहे हैं। मेरा मानना केवल ये है कि आप इनके हाथ मजबूत करें, इनका साथ दें। इन्हें जितनी नॉलेज है मुझे नहीं है, मुझे जितनी है वो आप लोगों को नहीं। मैं पत्रकारिता में मुझे 23 साल हो गए और सारे संविधान को लगातार छाप चुका हूँ, लेकिन उसका कोई बहुत विशेष रेस्पॉन्स नहीं आया है। इसकी डिटेल जितनी है, मतलब एक तो हमारी धाराएं हैं या नियम है, कानून है। हम अध्यक्ष जी जहाँ से शुरू हुए थे उसके लास्ट कदम पे हमारे वैज्ञानिक जी पहुँचे। घूम फिर के फिर वहीं के वहीं घूमते रहेंगे। संविधान इस तरह का है, इतना लचीलापन है, निपुण जी को जानकारी है, वो इसे बहुत डिटेल में बताएं बच्चों को, विद्यार्थियों को, या जो नहीं भी खाली धाराएं या वो नहीं तो बदलती रहती हैं। अभी हमारे स्वामी जी गए, अपने जी गए, उन्होंने बताया धर्म की धाराएं नहीं बदली जा सकती, कुदरत की धाराएं नहीं बदली जा सकती, लेकिन संविधान में लिखी हुई में परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों को भी साथ साथ बताएं कि पहले ये था, अब ये परिवर्तन इसलिए किया गया, और आगे जो परिवर्तन होते हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें कि इनमें ये संशोधन की आवश्यकता भी है। तो विद्यार्थियों को बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझावें। मैं इनके साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ मुझे याद कर लें, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। पौधे को रोज़ उखाड़ के देखेंगे कि ये जमा या नहीं जमा, तो वो बिल्कुल नहीं जमेगा। पौधे को दबाए रखें, उसकी जड़ को पानी वानी सींचते रहें, कार्यक्रम करते रहें, जगह जगह सभाएं करते रहें, सभी इनका साथ देंगे। धन्यवाद। बड़े हैं और आशीर्वाद रूप में बहुत कुछ बोल दिया। अब शब्द मेरे पास में नहीं है कि मैं कुछ भी कहूँ। बस अंत में एक बात कहूँगा कि संविधान को लेकर जो अभी अंकल जी ने कहा कि संविधान हम इतने ज्ञाता नहीं है, ये बात फैक्ट है। मैं भी एक स्कॉलर ही हूँ, पढ़ रहा हूँ। बस इतना है कि पिछले 20 वर्षों से मैं संविधान से जुड़ा हूँ, पहले एक विद्यार्थी के रूप में, और 2011 से संविधान पढ़ा रहा हूँ। 3 पुस्तकें लिखी, डिबेट की, तो उससे मेरा ज्ञान बढ़ा। लेकिन रूट वही है जो मैंने आपको कहा था, संघ और इस्कॉन, इन्हीं रूट से मैं चला। कृष्ण की धारा और ध्वजा यानी कि भगवा ध्वज जब से मेरे जीवन में आया तो परिवर्तन हुआ। एक बात मैंने बस लास्ट में कहूँगा कि मेरा मन ये है कि जो कन्हैया भाई साहब ने भी कहा था कि संविधान केवल बुद्धिजीवी वर्ग की बपोती न बने। क्योंकि मुझे कई बार मैं गया, कई जगह गया, मुझे कहा कि तुम संविधान योद्धा सम्मान क्यों रखा तुमने?
रख देते कुछ और रख देते नाम। मैंने कहा हर व्यक्ति योद्धा है, जो कानून पे चलता है, जो नियम पे चलता है, वो सब संविधान का योद्धा है। मेरा बस करे तो मैं एक रिक्शा वाले को भी, जो रेड लाइट पर खड़ा होता है, जो बाइक चलाता है हेलमेट लगाता है, जो गाड़ी चलाता है तो सीट बेल्ट लगाता है, मेरी नज़र में, क्योंकि मकसद एक ही है, चाहे संविधान का हो चाहे धर्म का हो, व्यवस्था बनी रहे और हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो अगर कर्तव्य परायणता, क्योंकि धर्म का सीधा अर्थ धारण करना, जो भी धीरज भाई ने कहा, और हम अपने कर्तव्यों का धारण करें, हर व्यक्ति चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, तो निश्चित रूप से 2047 में विकसित बनेंगे। 1000 साल हम थे और आने वाले 1000 साल हम रहेंगे। उसका कारण यही है क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमको सिखाती है कि हमको अनुशासन में रहना है, उसी के लिए संविधान बना है। और अंत में जिनका सम्मान नहीं हो पाया, चलते चलते मैं उनका सम्मान करूंगा। और मैं पुनः कहूंगा कि हम सब ने जो ये कार्यक्रम किया, पहला कार्यक्रम था, कुछ कमियां रही, हम क्षमा चाहेंगे, अगली बार और बेहतर करेंगे। और सभी को मैं साधुवाद देता हूं कि मेरे आग्रह पर आप लोग आए। कन्हैया भाई साहब ने सबको आग्रह किया, सब लोगों के, हम सबके आग्रह पर, निशा बहन जी, मेरे संगठन के राजेश जी, कमलेश जी, दिव्या गौड़ जी, सभी, विकास भाई जयपुर से आए, बच्चन जी, सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहन जी आई, माया बहन जी आई, अंकल जी, संदीप, सब लोग आए, सबका बहुत, प्रदीप भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक बार सम्मानित सबको कहूँगा, कोई भी क्षमा चाहता हूँ, कोई गलती रही हो। और प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी भाई साहब बहुत बहुत आभार, और जी शर्मा जी भाई साहब बहुत बहुत आभार कि सभी ने समय दिया। अंत में बस मैं, संतोष जी, आप जिन जिन का सम्मान नहीं हो पाया, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, धीरे भाई बुलाइए, जिन जिन का सम्मान मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार प्लीज़, ये हमारी परंपरा है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबको सम्मानित करते हैं। समीक्षा जी आप आए, रुक्मणी जी आप आए, समीक्षा जी को सम्मानित करें। प्रभु जी एक बार अंतिम आप कुछ कहते हैं जी। जी हरे कृष्ण। मैं एक बात सोच रहा था दिमाग में कि जहाँ सभ्य समाज होता है तो वहाँ पर लोग किसी का अधिकार नहीं छीनते। धर्म की और नियमों की आवश्यकता वहाँ ज़्यादा पड़ती है जहाँ लोग असभ्य हो जाते हैं। फिर मैंने देखा कि हमारे प्रभु जी कितनी सुंदर किताबें भी लिख रहे हैं ताकि लोग संविधान को जान सकें। मैं चाहता हूँ कि ये किताबें प्रभु जी, ये पुस्तकें उर्दू में जरूर छपे और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स ऐसी कॉलोनियों के सामने लगे जहाँ पर लोग असभ्य हैं, ताकि जब लोग घर से बाहर निकलें या घूंघट काले रंग का हटाएं तो उनको दिखाई दे कि अरे मेरा तो ये हक है, मेरे बाहर तो ये प्रताड़ना होती है, मुझे इसलिए तरह दबाया जाता है, ताकि मैं अपने कानूनों के लिए लड़ सकूं। तो मुझे लगता है जो असभ्य समाज को हम सभ्य बनाने में मदद कर सकते हैं अगर ये पुस्तकें उर्दू में भी आ जाएं और पुस्तकें फ्री बटें उन कॉलोनियों में, घर घर तक पहुँचे नंबरों के साथ कि बहू को प्रताड़ना देने पर क्या होता है तो इससे क्या है, समाज जहाँ गड़बड़ चल रहा ठीक हो जाए। मैं प्रभु जी आपकी बात का बिल्कुल जो आपने कहा आदेश के रूप में पालन होगा। एक बार ऐसा सोच रिक्वेस्ट करूंगा और एक हमारे ग्रुप फोटो एक बार हो जाए, एक बार पहले सम्मानित जो नहीं आ पाए थे एक बार प्लीज भेजो एक बार। और अगला कार्यक्रम निपुण जी को और कन्हैया जी को निवेदन है, अगला कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉन्स के सेंट्रल हॉल में करेंगे। आप ही ऑर्गेनाइजर होंगे। हमारे पास फंड्स हैं वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, 1-2 लाख रुपए भी खर्च होगा तो हम करेंगे। और आपसे निवेदन है 26 जनवरी के आसपास आप इस कार्यक्रम को करें। पूज्य स्वामी जी को बुलाएं